देखिए, कल हम पढ़ रहे थे राजस्थान की स्थापत्य कला, और जो राजस्थान की स्थापत्य कला का पोर्शन था उसमें हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ रहे थे। महत्वपूर्ण तथ्य और कुछ शब्दों पर हम चर्चा कर रहे थे। कौन कौन से शब्दों पे चर्चा कर रहे थे, क्या क्या बातें थी, वो ध्यान से सुनिए। अब देखिए, कल हमने सबसे पहले बात की दुर्ग को लेकर, उसके बाद में बात की हमने किले को लेकर, और उसके बाद हमने बात की गढ़ को लेकर। दुर्ग क्या होता है, किला क्या होता है, गढ़ क्या होता है, ये मैंने आपको कल बताया। एक बार रिपीट कर देता हूं मैंने आपको कल बताया कि प्राचीन काल में राजा ने खुद के रहने के लिए, परिवारजनों के रहने के लिए, सैनिकों के रहने के लिए, विपत्ति काल में जनता की सुरक्षा के लिए और धन संपत्ति की सुरक्षा के लिए जो इमारतें बनवाई उन्हें क्या कहा गया, दुर्ग कहा गया। किले के बारे में मैंने बताया कि जब राजा को ऐसा लगा कि दुर्ग जो है वो सुरक्षा के मापदंड के आधार पर असुरक्षित है, सुरक्षा के मापदंड को ध्यान में रखकर नहीं बनाए गए हैं, तब राजा ने सुरक्षा को ध्यान में रखा और कालांतर में ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर, खड़ी पहाड़ियों पर मोटे मोटे पत्थरों की दीवारों से युक्त जो इमारतें बनाना शुरू किया, उनको कालांतर में क्या कहा गया, किला कहा गया। तो पहले दुर्ग बने और दुर्ग के बाद क्या बने, किला। फिर गढ़ के बारे में हमने बात की कि दुर्ग को और किले को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, गढ़। ये बात हमने कल कर ली थी। अगली बात हम करते हैं आगे की। जो अगली बात है वो हम करते हैं कि एक होता है जौहर, एक होता है केसरिया, एक होता है शाखा, और एक क्या होता है, अर्धशाखा। और ये बार बार आएंगे शब्द अपने पास। जैसे हम दुर्ग पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में सबसे ज्यादा शाखा कौन से दुर्ग में हुए हैं, चित्तौड़ में। राजस्थान का वह कौन सा दुर्ग है जिस पर आक्रमण तो खूब हुए लेकिन फिर भी उसमें शाखा या जौहर नहीं हुआ, बताओ। आक्रमण तो खूब हुए हैं लेकिन फिर भी उसमें कोई भी शाखा, कोई भी जौहर, कोई भी केसरिया नहीं हुआ। बटनेर कौन सा दुर्ग है, अच्छा। बटनेर में तो 1398 में जौहर हुआ था, तैमूर लंग ने आक्रमण किया था 1398 में। हाँ, वो मुस्लिम बड़ा ही था वो। 1398 में तैमूर लंग ने जब बटनेर के किले पर आक्रमण किया तो वहां पर राजपूत महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया। देखो, दुर्ग जो है जिस पर आक्रमण हुए हैं, जौहर केसरिया नहीं हुआ, वो दुर्ग है जूनागढ़। कहां पर है, बीकानेर में। ध्यान रखिएगा कि जैसे हम राजस्थान की लोकेशन देखते हैं, राजस्थान की परिस्थिति देखते हैं, तो हम देखते हैं कि जैसे मान लो ये हमारा राजस्थान है, विषम कोण चतुर्भुज के समान, पतंग के समान। बात हम करते हैं कि मध्यकाल में राजस्थान में जो आक्रमण हुए हैं वो है उत्तर की तरफ से। किस तरफ से आक्रमण हुए हैं, उत्तर की तरफ से आक्रमण हुए हैं मध्यकाल में। और जब मध्यकाल में उत्तर से राजस्थान में आक्रमण होंगे तो सबसे पहले सामना करना पड़ेगा यहाँ के राजाओं को। भाई, उत्तर में जो दुर्ग बने हुए हैं, जो जिले हैं, वहां पर जो राजा शासन कर रहे हैं, उनको सबसे पहले आक्रमण करना पड़ेगा इन आक्रमणकारियों का। तो यहीं पर है, यहीं पे बटनेर है, यहीं पे जूनागढ़ दुर्ग है, ये सब यहीं पर है पास पास में। तो जूनागढ़ के किले पर मध्यकाल में खूब आक्रमण हुए हैं, लेकिन जूनागढ़ दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें कई आक्रमण तो हुए लेकिन फिर भी इस दुर्ग में कोई भी जौहर, कोई भी केसरिया, कोई भी शाखा नहीं हुआ। ये ध्यान रखना। दूसरी बात कि जैसे आपने इतिहास
पढ़ा होगा कभी पहले या अभी पढ़ रहे हो, तो 3 चीजें ध्यान रखना कि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ध्यान रहे कि प्राचीन काल में राजस्थान में जो आक्रमण हुए हैं वो आक्रमण हुए हैं इधर उत्तर पश्चिम की तरफ से। जब गुजर प्रतिहार पढ़ते हो आप तो अरबी आक्रमण पढ़ते हो राजस्थान में, और वो जो अरबी आक्रमण हुए हैं वो इधर से हुए हैं। तो इधर क्षेत्र आता है मंडोर, ठीक है, मेड़ता, बीनमाल। तो प्राचीन काल में जो आक्रमण हुए हैं वो तो हुए हैं उत्तर पश्चिम की तरफ से। मध्यकाल में राजस्थान में जो अटैक हुए हैं ज्यादा वो हुए हैं उत्तर की तरफ से। और आधुनिक काल की अगर हम बात करें तो आधुनिक काल अंग्रेजों का काल है। और आधुनिक काल में राजस्थान में अगर आक्रमण की दिशा पूछे कि आधुनिक काल में राजस्थान में आक्रमणों की दिशा कौन सी थी, तो ध्यान रखना 90% आक्रमण हुए हैं पूर्व की तरफ से, ठीक है। क्योंकि जितने भी ब्रिटिश रेजिमेंट थी उन्होंने डायरेक्ट राजस्थान पे हमला नहीं किया, राजस्थान में कुछ भी नहीं किया। राजस्थान में कोई भी चिंगारी शुरू हुई, चाहे क्रांति के समय, प्रजामंडल के समय, तो सर्वाधिक प्रभावी क्षेत्र कौन सा रहा? पूर्वी राजस्थान, ठीक है। तो ये 3 चीजें दिमाग में रखनी है। जैसे अभी दुर्ग में एक दुर्ग पढ़ाऊंगा आपको मैं, चित्तौड़ का किला, नाम तो सुना होगा आपने। और राजस्थान में चित्तौड़ का जो किला है वो यहां पर है, ये चित्तौड़गढ़ है राजस्थान में। और चित्तौड़ का किला राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जिस पर हर वंश के राजा ने आक्रमण किया है मध्यकाल में। जैसे दिल्ली सल्तनत है, और दिल्ली सल्तनत में या दिल्ली जो साम्राज्य है उस दिल्ली साम्राज्य में कितने काल पढ़ते हैं हम? 2 काल। एक तो हम पढ़ते हैं यहाँ पे सल्तनत काल, और एक यहाँ पे कौन सा काल पढ़ते हैं? मुगल काल। भाई मध्यकाल में 2 ही तो काल पढ़ते हो आप, एक तो सल्तनत काल पढ़ते हो और एक पढ़ते हो मुगल काल। 1526 से पहले जो काल चला वो तो चला सल्तनत काल, और 1526 के बाद में जो काल शुरू हुआ वो कौन सा काल शुरू हुआ? मुगल काल। आप में से कोई बता सकता है कि दिल्ली सल्तनत में जो सल्तनत काल पढ़ते हो आप लोग, उसमें कितने वंश आते हैं? 4 आते हैं, 5 आते हैं? जो दिल्ली सल्तनत आप पढ़ते हो उसमें कितने वंश आते हैं सल्तनत काल में? 4 आते हैं। बताओ 4, बताओ कौन कौन से? सबसे पहले, दूसरा खिलजी वंश है, तीसरा, चौथा, क्या बात है। चलो मैं बता दूं आपको, सल्तनत काल में सबसे पहला वंश आता है यहाँ पर गुलाम वंश। और गुलाम वंश की स्थापना 1206 में किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। गुलाम वंश के बाद में कौन सा वंश शुरू होता है? खिलजी वंश, तुगलक वंश। अच्छा, खिलजी वंश के बाद में, अच्छा इसका मतलब सीधा स्पष्ट है, जी के बहुत कमजोर है, चाहे भारत की हो चाहे राजस्थान की हो, जी के बहुत कमजोर है, चाहे भारत की हो चाहे राजस्थान की हो। क्योंकि अगर एक ही प्रश्न में, ये तो चलो इतिहास की बात है, इसको तो मैं वैसे ही पूछ रहा था, मेरा लॉजिक था चित्तौड़ को लेके। अगर मैं पूछूं कि जैसे मान लो सल्तनत काल में खिलजी वंश हुआ, सल्तनत काल में तुगलक वंश चला, इधर मुगल काल में मुगल वंश के अलग अलग राजा हुए। अगर हम बात करें खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, और मुगल वंश के अकबर के बारे में, बाबर के बारे में, जो भी मुगल वंश के राजा थे उनके बारे में, तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि इन सभी राजाओं ने कहां पर आक्रमण किया है? चित्तौड़ पर। अरे कहां पर आक्रमण किया है?
अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के समय चित्तौड़ पर आक्रमण किया 1303 में। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने 1336 में आक्रमण किया था हमीर सिसोदिया पर, युद्ध हुआ था सिंगोली का युद्ध। ठीक है, इधर बात करें तो बाबर ने आक्रमण किया महाराणा सांगा के समय, अकबर ने आक्रमण किया उदय सिंह के समय। पढ़ा है ना ये? तो मेरा प्रश्न ये है कि दिल्ली बहुत दूर थी, ये है दिल्ली तो यहाँ पे, और चित्तौड़ उससे दूर था, ये रहा चित्तौड़ यहाँ पे। तो ऐसा क्या था उस समय कि दिल्ली का जो प्रतापी राजा बनता था वो बार बार चित्तौड़ पे आक्रमण करता था, चित्तौड़ पर अधिकार करने का प्रयास करता था। क्या चक्कर था ऐसा? बताओ जो भी, जो क्या कारण था? सामरिक दृष्टि से क्या महत्व है? अच्छा, मैं बताऊंगा भी, समझो। पहली बार पढ़ रहे हो शायद, है ना? मालवा तो इधर है मैडम, चित्तौड़ कहां से आएगा बीच में? मालवा से सीधा आ जाएगा मालवा, ये गुजरात है। चलो एक बात और पूछता हूं, फिर मैं आंसर बताता हूं, ढंग से समझा करो चीज को। जब मुगल वंश का राजा बाबर था और मेवाड़ का राजा महाराणा सांगा था, ध्यान से समझना, मुगल वंश का राजा कौन था? बाबर। मेवाड़ का राजा कौन था? महाराणा सांगा। बाबर के बीच, महाराणा सांगा के बीच कई प्रकार के युद्ध हुए, आपने पढ़े हैं। जैसे बयाना का युद्ध पड़ा, खातौली का युद्ध पड़ा, खानवा का युद्ध पड़ा, पढ़े ना आपने ये? अब दिमाग ये लगाना है, जैसे बयाना का युद्ध हो गया, खातौली का युद्ध हो गया, खानवा का युद्ध हो गया। ये बयाना, खातौली, खानवा, ये सब मैदान जो है इधर की तरफ पड़ते हैं, पूर्व की तरफ। राजस्थान की कौन सी दिशा में पड़ते हैं? पूर्व की तरफ पड़ते हैं। अब मेरा प्रश्न ये है कि दिल्ली का राजा और चित्तौड़ का राजा अगर युद्ध लड़ेंगे तो कॉमन सेंस की बात है कि ये इधर से सेना लेकर आएगा, ये इधर से सेना लेकर जाएगा, तो युद्ध यहां पे लड़े जाने चाहिए थे बीच में। भाई हर युद्ध बीच में लड़ा गया है। जब भी कोई आक्रमण करने आ रहा है तो ये थोड़ी कि बाईपास हो के आएगा, सीधा आक्रमण करने आएगा। तो जब दिल्ली का सुल्तान बाबर था और चित्तौड़ का राजा महाराणा सांगा था, तो इन दोनों के बीच ये जो युद्ध हुए, इधर बयाना, खातौली, खानवा, ये मतलब साइड में हुए युद्ध। तो मेरा प्रश्न ये है सीधा सीधा कि इनके बीच में अगर युद्ध हुए, युद्ध जो होते वो यहां पर होना चाहिए था बीच में, क्योंकि दिल्ली और चित्तौड़ के बीच की जमीन तो ये आक्रमण करेगा तो इधर से आएगा, ये आक्रमण करेगा तो इधर से जाएगा, तो यहां पे लड़ना चाहिए था इनको। ये बगल में जाके क्यों लड़े थे? ना ना ना, युद्ध में क्लाइमेट काम नहीं आता। हाँ जी, आप बताओ तो क्या है? तो बिल्कुल सीधा सीधी बात पूछ रहा हूं मैं आपसे। वो इतिहास की भाषा बता रहे हो? बोला पहले के जमाने में अंग्रेज जब आक्रमण करते थे तो अंग्रेज क्या है, दूसरों की जमीन पे जाके लड़ाई लड़ा करते थे, क्योंकि खुद की जमीन पे लड़ाई लड़ोगे, अगर जीत भी गए तो आर्थिक नुकसान, थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा। तो ब्रिटिश काल में नीति आई थी ये, पहले ही तो राजा महाराजा थे, इतना थोड़ी सोचते थे। जैसे हल्दी घाटी का युद्ध पड़ा है आपने खूब, और मैं आपसे पूछूं कि हल्दी घाटी के युद्ध का मुख्य कारण क्या था, आप नहीं बता पाओगे। हल्दी घाटी के युद्ध खूब पढ़ा है पढ़ने, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध का मुख्य कारण क्या था। पूछता हूं, मैं पढ़ाता हूं जब, तो लोग कहते हैं, बोले साहब साम्राज्यवादी नीति। कोई भी आंसर नहीं आता तो एक ही आंसर देते हूं, बोला साम्राज्यवादी नीति। तो हल्दी घाटी में कौन सा किला था जो अकबर को जीतना था? चलो कोई बात नहीं, सबके आंसर समझो, तरीके से समझो, तब जाके दुर्ग की परिभाषा समझ में आएगी, क्यों आक्रमण हुए हैं, क्या चक्कर है, क्या नहीं है। देखो, पहला प्रश्न कि बाबर दिल्ली का सुल्तान था, चित्तौड़ का राजा सांगा था, दोनों के बीच में जो युद्ध होने चाहिए थे वो यहाँ बीच में होने चाहिए थे, लेकिन युद्ध बीच में ना होकर साइड में लड़े गए। तो इसका सीधा कारण ये था कि उस समय, बाबर के समय,
जो मुगल साम्राज्य था वो दिल्ली से लेकर आगरा तक फैला हुआ था। अरे दिल्ली से कहां तक फैला हुआ था? और कभी दिल्ली राजधानी होती थी, कभी आगरा राजधानी होती थी। और बाबर जब मुगल वंश का राजा था तो बाबर अधिकतर का निवास किया करता था आगरा में। अब आगरा में बाबर बैठा हुआ है, चित्तौड़ में सांगा बैठा हुआ है, एक दूसरे पर आक्रमण करेंगे तो देख लो ये जमीन दोनों के बीच में आई कि नहीं आई। इसलिए युद्ध यहाँ पे लड़े गए हैं बीच में। ये बीच का हिस्सा हो गया, आगरा और चित्तौड़ के बीच का हिस्सा हो गया ये सारा, जहां पे युद्ध लड़े गए। बात क्लियर हो गई। दूसरी बात कि ऐसा क्या कारण था कि दिल्ली के बड़े बड़े सुल्तानों ने बार बार चित्तौड़ पर आक्रमण किया? तो ध्यान रखना कि इसके कई कारण हैं। मुख्य कारण कौन से हैं? तो राजस्थान के इधर की तरफ कौन सा राज्य पड़ता है? गुजरात। और राजस्थान के इधर की तरफ कौन सा पठार, कौन सा क्षेत्र पड़ता है? मालवा क्षेत्र। ठीक है, इधर की तरफ मालवा पड़ता है, इधर की तरफ पड़ता है गुजरात। और आपको पता होना चाहिए कि गुजरात कौन सा इलाका है? बंदरगाह वाला इलाका। गुजरात में खूब सारे बंदरगाह बने हुए हैं और बंदरगाह वाले इलाके पर जिस राजा का अधिकार होता है, इसका मतलब उस राजा का व्यापारिक जो क्षेत्र है वो बढ़ेगा। क्योंकि अगर जल मार्ग पर राजा का अधिकार होगा तो राजा का व्यापार करने का जो जरिया है वो सरल हो जाएगा। और बंदरगाह वाले इलाके पर हर राजा उस समय अधिकार करना चाहता था, क्योंकि विदेशों से कोई भी चीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगी तो जलमार्ग से होगी। और जलमार्गों पर अगर अधिकार रहेगा, बंदरगाह पर अधिकार रहेगा, तो आपकी इनकम बढ़िया होगी। तो जो भी दिल्ली का सुल्तान यहाँ बैठता उसकी एक आंख तो कहां पर होती थी? गुजरात में, कि मुझे जल्दी से जल्दी किस क्षेत्र पर अधिकार करना है? गुजरात पर। और ये प्राचीन काल से चल रहा है। जब आप मोहम्मद गोरी पढ़ते हो तो मोहम्मद गोरी ने भारत में पहला आक्रमण जो किया वो मुल्तान पे किया 1175 में, और दूसरा आक्रमण 1178 में किया गुजरात पे है, जब मूलराज सेकंड जो था उनकी मां नायिका देवी ने उसका मुकाबला किया था। तो एक नजर तो गुजरात पे होती व्यापार के कारण, बंदरगाह होने के कारण। और ये जो मालवा क्षेत्र था ये कृषि प्रधान क्षेत्र था, या खूब पैदावार होती थी। और जिस जमीन पर खूब पैदावार होगी वहां से लगान भी खूब आएगा। इसलिए जो भी दिल्ली का सुल्तान बनता वो दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद उसकी एक नज़र गुजरात पे होती और एक नज़र कहाँ होती? मालवा पे। लेकिन समस्या क्या थी कि दिल्ली का राजा गुजरात को भी जीत सकता था, मालवा को भी जीत सकता था, लेकिन दिल्ली में रहकर इन दोनों जगह पर नियंत्रण नहीं रख सकता था, क्योंकि दिल्ली इन दोनों जगह से दूर पड़ती है। तब दिल्ली का राजा सोचता कि मुझे बीच में ऐसी कोई जमीन देखनी पड़ेगी जो सामरिक दृष्टिकोण के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो, और जहां रहकर जहां अधिकार करके मैं इन दोनों जगह पर नियंत्रण रख सकूं। और ऐसा बीच में कौन सा दुर्ग पड़ता था? चित्तौड़। क्योंकि राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है चित्तौड़, इसको सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कहते हैं हम, जिसमें लोग भी रहते हैं और खेती भी होती है, ऊंचाई पर बना हुआ किला है। तो इसलिए हर दिल्ली के राजा ने, जो प्रतापी राजा था, उसने कहां पे आक्रमण किया? चित्तौड़ पर। तो चित्तौड़ पर आक्रमण करने का जो मुख्य कारण था वो था गुजरात और मालवा पर नियंत्रण स्थापित करना। बात समझ में आ गई? अब आते हैं इधर, हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहला प्रश्न है जौहर, कि बार बार पढ़ेंगे दुर्ग में तो एक शब्द आएगा कि इस दुर्ग में जौहर हुआ, यहाँ पर केसरिया हुआ, यहाँ पर शाखा हुआ, यहाँ पर अर्धशाखा हुआ। तो पहले तो इन शब्दों का मतलब पता होना चाहिए अपने को कि जौहर क्या होता है, केसरिया क्या होता है, शाखा क्या होता है और अर्धशाखा क्या होता है। आप में से कौन बताएगा कि जौहर किसे कहते हैं? सटीक परिभाषा बतानी है, घुमा फिरा की नहीं बताना कुछ भी। बताओ जौहर किसे कहते हैं? देसी परिभाषा बतानी है, किसे कहेंगे जौहर? बताओ गुरुजी, किसे कहेंगे जौहर? चलो सुनो ध्यान से,
कंडीशन समझनी है, रटना नहीं है। कंडीशन क्या होगी? पहली कंडीशन कि ये जो चारों चीजें होगी, ये चारों चीजें होती है संकट के समय। किस समय होती है? संकट के समय। जब भी राजाओं पर संकट आता है, राजवंश पे संकट आता है, तभी जोर होगा, तभी केसरिया होगा, तभी शाका और तभी अर्धशाका। तो संकट के समय होने वाली चीजें हैं जोवर, केसरिया, शाका और अर्धशाका। अब जोहर किसे कहेंगे ध्यान से समझना। जैसे मान लो ये किसी राजपूत राजा का किला है, राजपूत राजा का क्या है ये? किला। और इसमें कोई राजपूत राजा निवास कर रहा है। राजपूत इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान जीके में राजपूत राजा ही आएंगे। तो ध्यान रखना कि ये किसी राजा का किला है और राजा यहां पर अधिकार करके बैठा हुआ है, शासन चला रहा है। मान लो इसके किले पर किसी ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। अब जैसे इस किले पर किसी ने आक्रमण किया तो राजा अपने किले को बचाने के लिए युद्ध लड़ने के लिए जाएगा। राजा युद्ध लड़ने के लिए चला गया और आक्रमणकारी के बीच में और राजा के बीच में क्या शुरू हो गया? युद्ध शुरू हो गया। अब मान लो इस युद्ध में राजा लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया। अरे राजा लड़ता हुआ किसको प्राप्त हो गया? वीर गति। मर गया राजा। अब राजा मर गया, सेना पराजित हो गई। तो कॉमन सेंस की बात है कि ये जो आक्रमणकारी है वो इस किले पर अधिकार कर लेगा। भाई आक्रमणकारी ने आक्रमण किया, राजा ने उससे मुकाबला किया, युद्ध हुआ। युद्ध में राजा लड़ता हुआ मर गया, सेना पराजित हो गई। तो आक्रमणकारी इस किले पर क्या कर लेगा? अधिकार कर लेगा। अब जैसे ही आक्रमणकारी इस किले पर अधिकार करने के लिए आगे बढ़ता है तो किले में कौन रह गई? महिलाएं, रानियां रह गई, महिलाएं रह गई। और अब इन महिलाओं का आत्मसम्मान खतरे में है। तो तब ये महिलाएं क्या करती है कि अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए अपने आप को या तो आग में जलाकर या जल में कूदकर अपने प्राण त्याग देती है। तो उसी घटना को हम क्या कहते हैं? जोहर कहते हैं। बात समझ में आई? परिभाषा ये बनेगी कि अपने पति की मृत्यु के बाद राजपूत रानियों द्वारा अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए स्वयं को जीते जी आग या जल में समर्पित कर देना क्या कहलाएगा? जोहर कहलाएगा। देसी भाषा में याद करो, 3 बातें याद रखो कि जोहर महिलाएं करती है। अब महिलाओं में बालिकाएं भी हो सकती है, ध्यान रखना। तो जोहर महिलाएं करती है, अपने पति की मृत्यु के बाद करती है और अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए करती है। ठीक है? तो जोहर महिलाएं करती है, अपने पति की मृत्यु के बाद करती है और अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए करती है। तो उसे हम क्या कहेंगे? जोहर। तो जोहर की परिभाषा समझ में आ गई कि राजपूत रानियों द्वारा अपने पति की मृत्यु के बाद अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए अपने आप को आग या जल में समर्पित कर देना क्या कहलाएगा? जोहर कहलाएगा। कैसे नहीं हुआ? रणथंभौर में हुआ तो है, बेटी ने किया है, अग्निजोहर किया था, बिल्कुल सही है, लेकिन हुआ तो है ना। भाई बेटी ने किया है तो जल जोहर हुआ। रणथंभौर का इतिहास पढ़ लिया आप लोगों ने? नहीं, ऐसा नहीं था। उसमें कारण क्या था मैं बता दूं कि 1301 में जब रणथंभौर के किले पर आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, तो रणथंभौर पर आक्रमण करने का कारण क्या था कि हम्मीर ने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही महमूद शाह को शरण दे रखी थी और लौटाने से मना कर दिया था। तो हुआ क्या कि 1301 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो रणथंभौर के किले की क्या कर दी? घेराबंदी कर दी, चारों तरफ घेराबंदी कर दी। पहले के जमाने में क्या होते थे कि हर दुर्ग के चारों तरफ 4 दरवाजे होते थे, परकोटा होता था। जैसे आक्रमण हुआ हम्मीर ने परकोटे के दरवाजे बंद कर दिए तो बाहर का आदमी बाहर की तरफ और अंदर का आदमी अंदर की तरफ। अब क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना डेरा डाल के बैठ गई बाहर। डेरा डाल के बैठ गई तो समस्या के अंदर जाएं तो जाएं कैसे? और तब अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर के 2 सेनापति रणमल और रतीपाल दोनों को अपनी तरफ मिलाया
उनसे गुप्त मार्ग पूछे और किले के अंदर उस नक्शे के माध्यम से अंदर प्रवेश करना शुरू किया। अब ध्यान रखना कि उस समय अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था अमीर खुसरो, सुनाएंगे नाम? देख लो, ध्यान से समझना, एक एक बात समझ रहा हूं। कौन था अमीर खुसरो? ध्यान रहे विद्वानों, अमीर खुसरो अलग है और खुसरो अलग है, दोनों अलग अलग है। अमीर खुसरो अलग है और खुसरो अलग है। इतिहास में पढ़ाया जाएगा आपको। खुसरो मुगल काल में आएगा और अमीर खुसरो खिलजी वंश में आएगा। अमीर खुसरो वही है जिसके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया, जिनकी दरगाह बनी हुई है दिल्ली में। और खुसरो जहांगीर का बेटा था, जो आमेर की राजकुमारी मानबाई का पुत्र था, और माता ने खुसरो की हत्या कर दी थी। आमेर के इतिहास में पढ़ोगे आप। तो अमीर खुसरो की बात कर रहा हूं मैं। अलाउद्दीन का सेनापति कौन था? अमीर खुसरो भी था। अमीर खुसरो ने एक किताब लिखी है इस युद्ध के बारे में, और किताब का नाम था देवल-दे आत्म उत्सर्ग। देवल-दे आत्मो उत्सर्ग एक किताब है अमीर खुसरो की, देवल-दे आत्म उत्सर्ग। और ये देवल-दे किसकी पुत्री थी? हम्मीर की। ध्यान रखना, हम्मीर देवचौहान की पुत्री का नाम था देवल-दे। इस किताब में क्या लिखता है? ये कहता है कि जब रणमल रतिपाल को मिला लिया अलाउद्दीन ने अपनी तरफ, तो नक्शा पकड़ा दिया उन्होंने। बोले गुप्त मार्ग है जिनके माध्यम से आपकी सेना किले के अंदर प्रवेश कर सकती है। तो जैसे ही नक्शा पकड़ाया तो हुआ क्या कि अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी वो अंदर प्रवेश करने लग गई किले के। कहते हैं इस किताब में लिखा हुआ है, देवल-दे के बारे में लिखा है इसने। ये कहता है कि जब सैनिकों ने अंदर प्रवेश किया तो उस समय क्या है, सायंकाल का समय था, और हम्मीर की जो पुत्री थी देवल-दे, वो जो है बाग बगीचे में टहल रही थी अंदर। अब जैसे ही ये सेना अंदर प्रवेश कर जाती है और हम्मीर की पुत्री को घेर लेती है, तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा पढ़ा जाता है कि जैसे ही हम्मीर की पुत्री को घेर लिया गया तो आगे बढ़ने लगे मुस्लिम सैनिक। जैसे ही बढ़ने लगे तो देवल-दे ने पहले तो उनको समझाने का प्रयास किया, वो नहीं माने। तो बगल में एक तालाब बना हुआ था, एक कुंड बना हुआ था, जिसको वर्तमान में कहते हैं पद्म तालाब, पद्मला तालाब। और उस तालाब में क्या लगा दी? छलांग लगा दी और अपने प्राण त्याग दिए। युद्ध तो अगले दिन लड़ा गया है, ध्यान रखना। जो युद्ध लड़ा गया अमीर के बीच, अलाउद्दीन खिलजी के बीच, वो तो अगले दिन लड़ा गया है। युद्ध के एक दिन पहले हम्मीर की पुत्री देवल-दे ने पद्म तालाब में कूदकर अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए क्या कर लिया? जल जोहर कर लिया। दुर्ग बहुत बड़ा होता था, जगह जगह पहरेदार होते थे। तो सेना गुप्त मार्ग से जाएगी तो आगे का रास्ता क्लियर करके ही तो जाएगी। जैसे जिस रास्ते को मैं नहीं जानता, एक सपोज करो जिस रास्ते को मैं नहीं जानता, तो राजा पीड़ते ही थोड़ी जाएगा, पहले एक टुकड़ी को भेजेगा, भाई जाके देखो आगे क्या व्यवस्था है। फिर वो वहां तक का मार्ग सुगम करेगी, फिर दूसरी टुकड़ी जाएगी, फिर तीसरी जाएगी। और रणथंभौर का दुर्ग का मतलब केवल मेन महल की बात नहीं कर रहा मैं। रणथंभौर का दुर्ग 7 किलोमीटर पहले से शुरू हो जाता है। जो चढ़ते ना मर्सिडियों पे जाके नीचे से ही, वो परकोटे के अंदर पूरा ही दुर्ग होता है वो। तो ध्यान रखना, जोहर की परिभाषा क्या बताई मैंने कि केवल महिलाएं करती है। अब महिलाओं में बालिका इंक्लूड है, ठीक है। दूसरी बात, पति की मृत्यु के बाद होता है 99%, और अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए करती है। यहां भी देवल-दे ने अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए तालाब के अंदर छलांग लगाई थी। तो ऐसा कहते हैं कि देवल-दे ने क्या कर लिया? जल जोहर कर लिया। और अगले दिन जब युद्ध हुआ, अभी बताएंगे मैडम, साका पहुंचने दो, अभी बात किसकी कर रहे हैं? जोहर की। अभी साका की बात करेंगे तो समझ में आ जाएगी बात, है ना। अभी केवल किसकी बात कर रहे हैं? जोहर की। साका आएगा, पढ़ाऊंगा तो सब समझ में आ जाएगा। जोहर की बात समझ में आएगी नहीं आई? दोबारा सुन लो। अपने पति की मृत्यु के बाद राजपूत रानियों द्वारा अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए अपने आप को जलीय अग्नि में समर्पित कर देना क्या कहलाएगा? जोहर। साका क्या होता है वो भी पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले लिखो जोहर। सबसे पहले क्या लिखना है? जोहर। और जोहर की परिभाषा लिखो।
अपने पति की मृत्यु के बाद अपने पति की मृत्यु के बाद राजपूत रानियों द्वारा अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए स्वयं को अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए स्वयं को जीते जी आग या जल में समर्पित कर देना, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना कि ये जो परिभाषा मैंने लिखवाई है ना, ये कोई किताबों में लिखी हुई नहीं है, ये घटनाओं को देखकर समझने के हिसाब से लिखवाई गई परिभाषा है। जैसे मैंने यहाँ लिखवाया राजपूत रानियों द्वारा, लेकिन राजस्थान में बटनेर में मुस्लिम महिलाओं ने भी जोर किया है, तो अपवाद हो सकते हैं, लेकिन समझने के मापदंड के आधार पर जो परिभाषा बनेगी वो यही बनेगी कि महिलाएं करती है, पति के मृत्यु के बाद करती है और अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए करती है, उसे हम क्या कहते हैं, जौहर। ठीक है। अब बात करते हैं केसरिया की। बताओ किसे कहते हैं केसरिया? बताओ किसे कहते हैं केसरिया?